UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को कौन कौन से विभिन्न अवकाश देय होंगे, जैसे आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश। और इन अवकाश को कौन कौन देंगे, कौन लेंगे, यानी कि इन अवकाश के संबंध में बहुत बार मतभेद उत्पन्न हो जाता है और प्रधानाध्यापक को या शिक्षकों को जानकारी नहीं रहने के कारण आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्त। अधिक से अधिक शिक्षकों को भेजें ताकि उनको जानकारी रहे, सदा सेवा में काम दे। यानी नियमावली आने के बाद प्राथमिक 1 to 5 और मध्य विद्यालय में शिक्षकों को कौन कौन से अवकाश देय होंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 से 11वीं मद संख्या 17 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 एवं 47 सह पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। और इस तरह से हमारी ये बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक से नियमावली अस्तित्व में आ गई और आ गई। अब सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी 2 होगी, यानी कि एक प्रखंड शिक्षक और दूसरा पंचायत शिक्षक। प्रखंड शिक्षक यानी प्रखंड के नियोजन समिति के द्वारा प्रखंड के मध्य विद्यालयों, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक को प्रखंड शिक्षक कहा जाएगा। दूसरा है पंचायत शिक्षक, यानी ग्राम पंचायत के नियोजन समिति के द्वारा पंचायत की प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक को पंचायत शिक्षक कहा जाएगा। तो चलिए 2 बातें क्लियर हो गई कि पंचायत शिक्षक वैसे शिक्षक होंगे जो पंचायत के नियोजन समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और ये कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी विद्यालय में ही नियुक्त होंगे, जबकि प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति प्रखंड के द्वारा चयनित किए जाएंगे और ये मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है वहाँ पदस्थापित होते हैं, तो वो प्रखंड शिक्षक का। एक और मुख्य बात, पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का जो संवर्ग होगा, यानी कि पंचायत प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग का गठन 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला, मूल कोटि के शिक्षक होंगे जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक पदस्थापित होंगे। दूसरा, स्नातक कोटि के शिक्षक होंगे जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में पदस्थापित होंगे। और मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक यानी क्लास 1 से लेकर के 5 प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक बेसिक कोटि के कहलाएंगे और 6 to 8 में बहाल शिक्षक स्नातक कोटि के कहलाएंगे। और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जगह अब प्रधान अध्यापक कहलाने वाले शिक्षक यानी प्रधान अध्यापक का पद क्रिएट होगा। परंतु जब प्राथमिक विद्यालय का अपग्रेड करके मध्य विद्यालय बना दिया जाता है तो वहाँ के शिक्षकों में संशय रहता है कि वो पंचायत शिक्षक कहलाएंगे कि प्रखंड शिक्षक। तो चलिए हम आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय का यदि मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया जाता है तो पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। साथ साथ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि मध्य विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण अपग्रेडेशन हो जाता है तो उसके बावजूद कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही रहेगा, भले ऊपरी कक्षा का नियंत्रण ऊपर चला जाएगा पदाधिकारियों के पास में। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले कि इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक को निम्न प्रकार के अवकाश देय होंगे। हम एक एक अवकाश की चर्चा बारीकी से करेंगे। आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और अधिक से अधिक शिक्षकों को भेजें, जुड़ें। देखिए, आपको यदि ये जानकारी रहेगी तो आपको अपना अवकाश लेने में दिक्कत नहीं होगी और न शिक्षकों को देने में दिक्कत होगी। तो अब नई नियमावली के तहत जो जो अवकाश स्वीकृत होंगे आप यहाँ पर जान लें। पहला अवकाश होगा आपका आकस्मिक अवकाश होगा, जो एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक दिन के लिए देय नहीं होगा। यानी कोई अवकाश यदि बीच में आ जाता है तो वो भी काउंट हो जाएगा, उसकी भी गिनती हो जाएगी और कुल मिला करके 10 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
विशेष अवकाश की, यानी महिलाओं को प्रत्येक माह के 2 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होगा। अब हम बताते हैं मातृत्व अवकाश के बारे में, यानी महिला शिक्षक को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दे होगा। पहले 135 दिन का होता था, ये बहुत महत्वपूर्ण अवकाश दे है, जान लें इसमें। लेकिन मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होगा, यानी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है मातृत्व अवकाश के संबंध। अब हम बात कर रहे हैं पितृत्व अवकाश के संबंध में, यानी पुरुष शिक्षक को भी 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश दे होगा। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले 2 संतानों के लिए दे होगा। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी दे होगा। जान लें, केवल 2 संतानों के लिए, प्रथम 2 संतानों के लिए दे होता है मातृत्व अवकाश चाहे पितृत्व अवकाश। इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रह जाती है, तो ध्यान दें। आगे हम बात करेंगे चिकित्सा अवकाश की, यानी पूरे 1 साल में 20 दिनों का ही चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा और पूरी सेवा अवधि में आपको 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा, यानी कि 1 साल में 20 दिनों से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। और जब आपका 20 दिन के हिसाब से 2-4-5 सालों में यदि आपका चिकित्सा अवकाश संचित हो जाता है तो कुल संचित अवकाश में से आप 1 कैलेंडर वर्ष में 90 दिनों के लिए ले सकते हैं। लगातार 90 दिनों तक आप ले सकते हैं। जब आपका जमा हो जाएगा तब इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात में जोड़ा जा सकेगा, यानी कि पिछले या आगे सीएल जोड़ करके ले सकते हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं अर्जित अवकाश की, यानी ईएल की, अर्न लिफ्ट की। शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा और 120 दिनों से अधिक यदि अर्जित अवकाश आपका जमा होता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी इतनी लंबी सेवा आपकी चलती है तो 11 दिन के हिसाब से बहुत सारा जमा हो जाएगा, लेकिन 120 दिन से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो अर्जित अवकाश मिलेगा, ध्यान दीजिए प्रथम लाइन को, कि प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत ही आपको 11 दिन प्रति वर्ष के हिसाब से चालू हो सकेगा और जब कुल जमा हो जाएगा 120 दिन तो उसमें से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी लीव यानी अध्ययन लीव की। शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक बिना वेतन के अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। स्टडी लीव बिना वेतन के दी जा सकेगी। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जा सकेगा, लेकिन यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही दे होगा। बहुत लोग समझते हैं कि बस आज ज्वाइन किया और कल से हमें जो है सो स्टडी लीव पर चले जाना। नहीं, जब तक 3 वर्ष आपकी सेवा नहीं होती आप स्टडी लीव नहीं ले सकते हैं। साथ ही अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं सारे अवकाश के संबंध में। सारे शिक्षक जान लें कि ये उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत जगह विवाद पैदा हो जाता है। तो इस तरह के वातावरण नहीं हो, इसलिए यह वीडियो सबों को देखनी जरूरी है और रखना भी जरूरी है। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं असाधारण अवकाश की। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश, क्या कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी कारण रहे, तो 1 वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश आपको दे होगा, लेकिन इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बाद यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो सेवा में टूट माना जाएगा और वेतन दे नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा आपकी समाप्त हो जाएगी। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम 10(7) क के तहत गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि एक बहुत अहम जानकारी है। बहुत लोग बिना सूचना के फरार रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं और समझते हैं कि नौकरी में बने रहेंगे। तो ये जान लें कि अब बात करते हैं कि अवकाश की आखिर स्वीकृति करेंगे कौन। तो जान लें कि आकस्मिक अवकाश सीएल और विशेष अवकाश को छोड़कर से सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। यानी 2 ही अवकाश दे सकते हैं प्रधानाध्यापक, आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश। बाकी उनकी अनुशंसा पर नियोजन इकाई के सचिव द्वारा अध्यक्ष की सहमति से स्वीकृत किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा दी जाएगी। लेकिन यदि प्रधानाध्यापक को ही इसकी ज़रूरत पड़ गई तो एक चीज़ जान लें
कि इस संवर्ग के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश यानी उनका CL और विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। समझ गए? यानी कि यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कहीं भी भूमिका नहीं रहती है। और एक चीज़ जान लें कि शिक्षक और प्रधान अध्यापक की सेवा पुस्तिका के साथ साथ उनका अवकाश लेखा का भी संधारण सम्यक रूप से किया जाएगा, यानी कि सर्विस बुक में लिखना इसका अनिवार्य होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पर, जाकर देखें। नियोजन संबंधी, नियुक्ति संबंधी, अधिकार संबंधी बहुत सारे जो है, हमेशा बने रहें। जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।